नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजभवन में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया अवलोकन। ग्रामीण शहरी परिवेश और लोक परंपराओं का शानदार चित्रण। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सरकार का फूंका पुतला। श्रमिकों को नहीं वितरित किए साइकिल, सिलाई मशीन, कंबल। और कांग्रेस ने रुड़की के गंग नहर में आईआईटी के छात्र की तलाश जारी। एसडीआरएफ ने चलाया ऑपरेशन। पुल के नीचे बैठे व्यक्ति ने सुनी थी आवाज। जोशीमठ में भूदसाव को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक। 1200 घरों को डेंजर जोन में किया घोषित। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने खड़े किए सवाल, आखिर कहां जाएंगे ये सभी। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बर्फबारी का दौर जारी। डोईवाला में किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। मौसम के खुलने के नहीं आसार। उत्तरकाशी में 3 दिनों से है जारी बारिश। खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने रविवार को अपनी मंत्रिपरिषद की 1 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज और अगले 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार मंथन किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान मई में नई सरकार के गठन के बाद उठाए जाने वाले तत्काल कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया, ताकि इसके त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है और इसमें सभी मंत्रालय और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग, व्यापक परामर्श को शामिल करते हुए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण शामिल है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को वसंतोत्सव के अवसर पर राजभवन में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वसंतोत्सव के अवसर पर इस 3 दिवसीय आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी में चित्रकारों ने ग्रामीण एवं शहरी परिवेश, लोक परंपरा, आध्यात्मिकता सहित उत्तराखंड की जीवंत संस्कृति का समृद्ध चित्रण करते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार चित्रण किया। इसके अलावा फोटोग्राफर्स द्वारा प्राकृतिक चित्रों सहित जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार के सुंदर फोटोग्राफ्स लगाए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित पल्स पोलियो अभियान का लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में शुभारंभ किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल की अध्यक्षता में लोहाघाट के निवर्तमान पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा द्वारा इसे शुरू किया गया। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पोलियो बूथ पर पहुंचे। पोलियो अभियान चल रहा है 3 मार्च से 5 मार्च तक है ये। और हम जो है तो अभी ये बूथ में हैं, बच्चों को गाड़ी रोक रोक के पोलियो पिला रहे हैं, क्योंकि हमें भारत पोलियो मुक्त करना है। तो हम इस कार्यक्रम को, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम आज बूथ में हैं। कल और परसों घर घर जाके बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीते 2 वर्ष पूर्व राजपुर क्षेत्र के विधायक खजान दास को श्रमिकों के लिए साइकिल, सिलाई मशीन और कंबल प्राप्त हुए थे, लेकिन वो अभी तक श्रमिकों को वितरित नहीं किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों का हक मारा जा रहा है। खजान दास जी ने 2 साल पहले जो श्रमिकों के लिए उन्हें साइकिलें, सिलाई मशीनें और कंबल मिले थे, वो 2 साल से दम करके हिंदू नेशनल स्कूल में पढ़े हुए हैं और जो श्रमिकों का हक है वो मारा जा रहा है, उनको नहीं मिला है। इसलिए हमें आक्रोश भी है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव बेसिकली भाजपा को मात्र हर छोटे से छोटे कार्यक्रम को इवेंट बनाने
का एक उनका मकसद रहता है। भले ही वो 2 नियुक्तियां हैं तो 2 नियुक्तियों का एक इवेंट बना के मुख्यमंत्री जी उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, तो इसी तरह से मुझे लग रहा है इसको भी वो इवेंट का इंतजार कर रहे हैं, कोई बड़ा इवेंट आए जिससे कि वो 500 साइकिलों के 10 कार्यक्रम करें, 50-50 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री आके उन्हें साइकिलें दें। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लिवर हेडी गांव के पास हाईवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिस कारण मंगलौर निवासी आरसलन सहित शाहवेज नाम के एक नाबालिग की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया, जहां पर उनके परिजन भी पहुंच गए। सिविल अस्पताल पहुंचे मंगलौर विधानसभा के युवा नेता उबेदुर्रहमान उर्फ मोंटी के द्वारा मृतकों के परिजनों से मुलाकात की गई। उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया गया। ये लिपहड़ी का मामला है और हमारे मंगलौर के बच्चे हैं, मंगलौर कस्बे के एक किले से हैं, 1 बजे से हैं और ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब किसी काम से वहाँ पर गए थे। तो मुझे पता चला इनका कोई कार थी, तो दिल्ली नंबर की बता रहे थे। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो सबने यही बताया दिल्ली नंबर की कार थी। तो उसने मतलब बहुत तेज़ी से वो गाड़ी जा रही थी, तो उन बच्चों को जो है उसने मतलब चल दिया एक तरीके से। और ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है। हर तरीके से पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं। दोनों की डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग हो ही गई है पूरी। उसके बाद फिर उनको कोर्ट के साथ किया जाएगा और जो इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। काशीपुर में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुए विवाद में चाकू से हमला कर 2 युवकों को मौत के घाट उतारने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने काशीपुर समेत बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर आदि क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जैतपुर मोड़ के पास से बाइक सवार ढकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी निवासी विवेक कुमार गर्व मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। गंगनहर में आईआईटी के एक छात्र के डूबने के सर्चिंग के दौरान रविवार को एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम द्वारा संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। टीम ने पुल के नीचे एक व्यक्ति की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रहा था। एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल राफ्ट द्वारा पुल के पास पहुंचकर व्यक्ति को सुरक्षित राफ्ट में बैठाया, उसे गंगनहर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। तो वहीं आईआईटी के छात्र की तलाश अभी भी जारी है। चंपावत के दुधपोखरा राकड़ी फुलारा में गौशाला में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गीता देवी ने बताया कि उसका भतीजा पवन नाथ जो कि नशे का आदी है, उसके द्वारा गौशाला में रखी सूखी घास में उसने आग लगा दी थी। आग से गौशाला में बंधी 5 बकरी, 1 गाय की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पवन नाथ को हिरासत में ले लिया है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव ने मीटिंग कर 1200 घरों को डेंजर जोन में होने की घोषणा की है। बता दें कि बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि आपदा सचिव ने जिन 1200 घरों को डेंजर जोन में बताया है, वहां के लोग कहां जाएंगे और कहां उन्हें विस्थापित किया जाएगा। देखिए, इस संदर्भ में जो आपदा प्रबंधन सचिव है, वो आपदा प्रबंधन सचिव की 2 बैठकें वहाँ के हकूकदारों के साथ हो चुकी हैं और हम सबका भी मत है, दल के दृष्टिकोण से बोलो, हम सबका मत है कि जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो जोशीमठ छोड़ना नहीं चाहेंगे। जोशीमठ के आसपास 2 विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प जिन पे अपनी सुरक्षित भूमि है, उनको उन्हीं स्थानों पर जहाँ उनकी सुरक्षित भूमि है वहाँ वो मकान बनाने की उनको अनुमति प्रदान की जाए। दूसरा, जिनके पास मूल निवासी लेकिन सुरक्षित भूमि नहीं है, उनके आसपास भूमि की व्यवस्था करके उनको उस स्थान पर रखने की एक योजना रहनी चाहिए। अभी जो दिक्कत है वो दिक्कत निर्माण कार्य पर रोक है। हमारा ये भी मत है, सरकार से हमने इस पर की चर्चा भी की है कि जोशीमठ के अंदर भवन का जो नक्शा हो और भवन की जो कैटेगरी हो वो भी तय करनी पड़ेगी। 5 मंजिल 7 मंजिल भवनों की वहाँ आवश्यकता है नहीं ना उस पर टिकने वाले। आज के अनेकों वैज्ञानिक ढंग से भवनों के निर्माण हो रहे हैं। उस दृष्टिकोण से ऐसी कौन सी पद्धति के भवन वहाँ निर्मित किए जाए जो वहाँ के जो सुरक्षित क्षेत्र को भी उसका लाभ मिल सके और वो क्षेत्र सुरक्षित रहे।
उत्तरकाशी जिले में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है। बता दें कि भटवाड़ी ब्लॉक की सुखी टॉप, झाला, जसपुर, मुखवा, धराली, हरसिल और गंगोत्री यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी जारी है। अब 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है, जिसको लेकर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जोखिम भरा है। वहीं भटवाड़ी से आगे छोटे बड़े वाहनों को जाने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं बीआरओ की टीम अभी भी मुस्तैद है। 60 मजदूर, 2 जेसीबी, एक पोकलैंड गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत हैं। यहाँ पर जो है बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी जो है 1 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी और अभी करीबन आधा फीट बर्फ गिर चुकी है और बर्फ गिरने का सिलसिला भी जारी है। क्योंकि जिस हिसाब से बर्फ गिर रही है तो मुझे लग रहा है कि ये बर्फ जो है लगभग सुबह तक जो है 2-2.5 फीट गिर जाएगी, जिस हिसाब से बर्फ गिर रही है। क्योंकि मैं भी मारकंडे से आ रहा हूँ, वहाँ पे मारकंडे 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ पे जो है माँ गंगा के मंदिर में, वहाँ पे जो है गंगा जी के किनारे दिया जलाना पड़ता है और अन्नपूर्णा जी के मंदिर में वहाँ पे आरती करनी पड़ती है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ बर्फ में, तो बर्फ गिरने का सिलसिला भी जारी है। डोईवाला में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। डोईवाला में भी बारिश के साथ साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के साथ तेज हवा चलने से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरे मायूस हैं। अभी भी मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम खुलने का कोई आसार नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों ने जन भावनाओं को हवा देकर इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर की, लेकिन समाधान करने के बजाय इसे हर बार आगामी वर्षों या चुनाव तक के लिए टाला जाता रहा है। राज्य आंदोलन से उपजी जन भावनाओं ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखा, लेकिन कभी भी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य गठन के दौरान 2 नए राज्यों का भी गठन हुआ, जहां राजधानी को लेकर कोई बहस नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में स्थायी और अस्थायी राजधानी के मुद्दे पर हमेशा से बहस होती हुई नजर आती है। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य का गठन किया जाता है, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है, और राज्य को बने हुए 23 साल से ज्यादा हो गए हैं। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग राज्य बनने से 40 साल पहले 1960 की है। तब इसकी मांग पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने की थी। गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। दोनों मंडल के लोगों को सहूलियत होगी। इसी तर्क के आधार पर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की जाती रही है। हालांकि तत्कालीन भाजपा की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जून 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन स्थायी राजधानी कहां होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। 20 साल हो गए राज्य को बने हुए और आज भी अस्थायी राजधानी और स्थायी राजधानी को लेकर हमेशा चर्चा होती है। अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर सुविधाएं और होनी चाहिए। अभी वहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार ने कुल 20 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। अच्छा होता कि 20 करोड़ की अगर वहाँ प्राविधान किया है तो देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी का भी बजट के अंदर प्राविधान करते। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद से एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर सियासत गर्मा गई है, और सवाल भी इसीलिए खड़ा होता है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान
अपने घोषणा पत्र में इसे राजधानी बनाने का संकल्प लिया था। वहीं राज्य आंदोलन के दौरान लोगों की भावना राजधानी के रूप में गैरसैंण के साथ थी, लेकिन राज्य बनने के बाद से सरकारें इस मुद्दे को लटकाती रही हैं। हालांकि भाजपा ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर घोषित किया है। देखिए, कांग्रेस के मुद्दे स्पष्ट नहीं है। मुझे ध्यान में आ रहा है, जब हम लोग गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे थे, वहाँ पर घोषणा हुई, तो वहीं कांग्रेस के सभी लोगों ने, मतलब पूरी कांग्रेस ने वहाँ पर डिक्लेयर किया कि हम आगे चल के इसको अस्थायी राजधानी बनाएंगे। और कांग्रेस जो विषय पर चुनाव भी लड़ा, ये ठीक है, जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, लेकिन वो कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा रहा है कि हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। आज उनके एक सीनियर विधायक जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित कर देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, या तो कांग्रेस का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, या कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है कि करना क्या चाहिए। तो कुल मिला के पहले कांग्रेस अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करे। कर्णप्रयाग विधानसभा स्थित उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न करवाए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था और इसे राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान बता रहा था। तो वहीं विपक्ष के विधायक की मांग के बाद विपक्ष की मंशा भी साफ होती दिख रही है। वहीं वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तिलकराज बेहड़ के बयान पर कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूजन पार्टी है। जब देहरादून में बजट सत्र हो रहा था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करते हैं और उन्हीं के विधायक यहां पर स्थायी राजधानी की मांग कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। एक तरफ एक इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब स्थायी राजधानी देहरादून हो, और इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ लोगों को साथ लेके, या मैं कहूं कि अपने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहां किस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इनके कुछ विधायक लिख के दे रहे हैं कि साहब ये सत्र देहरादून में होना चाहिए। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूं कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर ले। 23 साल बाद भी उत्तराखंड वासी राजधानी की बहस में लगे हैं, तो वहीं राजनीतिज्ञों की गंभीरता को भी दर्शाता है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत 2014 में हुई थी और तब से लेकर अब तक गैरसैंण में सत्र कुल 30 दिन ही चला है। हालांकि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ साथ विपक्षी विधायकों के सुर भी गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर दिखे। जब पहाड़ के चुने हुए प्रतिनिधि ही पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं, तो वो पहाड़ के आम व्यक्ति की पीड़ा को कैसे समझेंगे। जब खुद विधायक पलायनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे पहाड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और खंडर होते हुए गांव को पलायन होने से कैसे बचा पाएंगे। देहरादून से हिमांशु बरमोला की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश और औद्योगिक विकास के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी की दर घटी है, बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्तराखंड की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बता दें कि उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 83,000 से अधिक हो चुकी है। राज्य के गठन के समय यह आंकड़ा 14,000 के करीब था। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर किया। जो उद्योगपति थे उनकी आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना इन्वेस्टर समिट करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर लेके आए। उस समय पे 2000 बड़ी इंडस्ट्री, चाहे टाटा है, बजाज है, किरबी है, हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी कंपनी उत्तराखंड के अंदर आई और यहाँ के बेरोजगार युवकों को 70% उसमें रोजगार दिया गया। आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट होने के बाद भी यहाँ पे कोई ऐसी नीति नहीं है कि यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के 12 केस मिलने से 2 साल बाद अब फिर से पोलियो के खिलाफ अभियान चलेगा। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड के निर्देश पर रविवार को 5 साल तक के 2,72,725 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उक्त मामले की जानकारी सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर दी। पल्स पोलियो अभियान का संचालन किया जा रहा है पूरे देश में, और जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, WHO की रिपोर्ट्स हैं कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे नियर बाई कंट्री हैं, उनमें अभी भी वाइल्ड पोलियो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसी के क्रम में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इस साल जो है पूरे देश में एक साथ, जैसे पूर्व में पल्स पोलियो अभियान चलता था, उसका 3 तारीख को बूथ एक्टिविटी कराई जाएगी और 4 तारीख से 9 तारीख तक हाउस टू हाउस जैसे विजिट करके टीमें जो हैं पोलियो की खुराक खिलाती थी, तो वो एक्टिविटी जो है। देहरादून शहर में संचालित 2 व्हीलर के एग्रीगेटर रैपिडो को लेकर आरटीओ देहरादून को कई वक्त से शिकायतें मिल रही थीं। इसके संचालन में इस्तेमाल होने वाले 2 व्हीलर का कमर्शियल नंबर प्लेट होना जरूरी है। हालांकि रैपिडो संचालक इसे प्राइवेट नंबर प्लेट पर संचालित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आरटीओ देहरादून ने कई संचालकों पर चालानी कार्रवाई की। बेंगलोर की कंपनी में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो 2 व्हीलर के एग्रीगेटर के रूप में काम करती है। यहाँ हम लोगों ने कई बार शिकायतें आई तो 2-3 बार हम लोग उनको नोटिस दे चुके हैं। अब हम नोटिस नहीं देने जा रहे हैं, अब हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कार्रवाई कुछ गाड़ियों पे किया है। अब वो एक विशेष अभियान चला करके इनकी गाड़ी को सीज करेंगे। साथ ही सिर्फ गाड़ी पे कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग, अब कंपनी का चालान होगा। कंपनी जो एग्रीगेटर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा ग्राम सभा बड़गांव में सभी स्थानीय किसानों के लिए 2-2 अखरोट के पौधे फ्री वितरण किए गए। बता दें कि अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में हर साल फलदार वृक्ष और खेती संबंधित बीज, दवाइयां इत्यादि चीज फ्री वितरण की जाती हैं। सभी कृषकों को ये जो कलमी अखरोट का पेड़ यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, इससे पूर्व भी अलकनंदा वन प्रभाग द्वारा समस्त किसानों को मटर का बीज और पिछले वर्ष आलू का बीज दिया गया, जिससे कि सभी किसान काफ़ी उत्साहित हैं। इसी तरह से हर वर्ष अलकनंदा वन प्रभाग प्रत्येक किसानों को बीज, सेब के पेड़, अखरोट के पेड़ हर वर्ष वितरण कर रही है। इसके लिए वन प्रभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके द्वारा भी जो ये जन समस्याओं को हमेशा न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का जो काम करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में युवा चौपाल अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें देश को विकास की ओर ले जाने के लिए तीसरी बार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने और नरेंद्र मोदी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवाओं से आह्वान किया गया। युवा चौपाल जो जगह जगह की जा रही है पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र भर में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमने एक संकल्प लिया है कि मोदी जी की इस बार सीट 400 पार जाएंगी। वो 400 पार जाएंगी कैसे, ये क्वेश्चन है। इसके आंसर्स है कि जितने भी लाभार्थियों को योजनाएं पहुंची है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो करोड़ों लोगों को जो राशन पहुंचता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ये उन तक मैसेज पहुंचे कि ये हमारे सरकार की योजनाएं हैं। युवा मोर्चा के द्वारा युवा चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन सभी संपूर्ण देश में, सभी प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस चौपाल के माध्यम से युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में किसे मतदान करना है उसके बारे में अवगत कराए एवं सरकार की योजनाओं के समक्ष युवाओं को रखा गया कि किस प्रकार से सरकार ने विगत 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से या उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में वह कार्य किए हैं। चमोली में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांग रथ के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में घर घर जाकर दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सक्षम ऐप की जानकारी दी जा रही है। जिले में निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू किए गए सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जनपद के 100% दिव्यांग मतदाताओं का सक्षम ऐप पर पंजीकरण करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला दिव्यांग पुनर्वास द्वारा जिला मुख्यालय गोपेश्वर के साथ उसके क्रम में जनपद स्तर पर मतदाता जागरूकता हेतु बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसका एक विशेष जो सेगमेंट है वो जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनको हमें सभी को हम उनके मताधिकार को प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनके लिए व्यवस्था करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें एक कड़ी जो है कि उनके तक ये मैसेज पहुंचे कि जो निर्वाचन आयोग है और जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे उसमें सबसे प्रथम एक सक्षम ऐप है निर्वाचन आयोग का, उसमें जो हमारे सभी दिव्यांग वोटर हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी को सम्मानित जनता वासियों से अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के में आप अपने अमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। नमस्कार।